आज 31 दिसंबर 2024। इस 2024 वर्ष का आज आखिरी दिन है। कल 1 जनवरी 2025 हो जाएगा। तो हम जो है ये इस एक साल के अंदर आखिरी साल में 2024 के जो क्या खास खास बातें हुई, इस पे हम फ्लैशबैक करते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं। तो देखते हैं कि इसमें 2001 तो जो 24 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे और 4 विधानसभाओं के इलेक्शंस हुए थे। जो सरकार जहाँ पे थी राज्यसभा में, राज्य में या लोकसभा में, वही सरकारें लौट के आई। कोई सत्ता परिवर्तन, सरकार का परिवर्तन चेंज नहीं हुआ। बावजूद इसके कि आधे अधूरे बने हुए राम मंदिर का नरेंद्र मोदी ने जाके उद्घाटन किया, प्राण प्रतिष्ठा की कि जिससे कि इलेक्शन में जीत सकूं। मगर राम ने ऐसी दुलत्ती मारी मोदी और बीजेपी को कि 303 सीटों से घट के 240 सीटें आ गई, यानी कि तकरीबन 20% सीटें लोकसभा में कम हो गई। राम नाराज था कि आधा अधूरा मंदिर का कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर दी। ये तो मेरी सम्मान को ठेस लगा दी, भगवान को गुस्सा हो गए। एक तो बात ये हुई, वो इलेक्शन में जो था कि आंधी आएगी और नरेंद्र मोदी की पार्टी जीत जाएगी, उसका उल्टा हुआ। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। और दूसरी बात यह है कि 2024 जो था, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का 75वां साल था। इसके बाद बहुत कुछ बातें हुई संविधान में। काम की बातें कम हुई, बेकार की बातें ज़्यादा हुई, पार्टी पॉलिटिक्स हुई। संविधान की तो हत्या करने में लगे हुए हैं सबके सब। जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि संविधान जो है ये वैसा होगा जैसे इसको इस्तेमाल करने वाले होंगे। अच्छे आदमी होंगे इस्तेमाल करने वाले तो अच्छा ही है, अगर खराब होंगे तो खराब है। ये जैसे कागज का एक बंडल है, वही हुआ। पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी और निकम्मी सरकार का शासन रहा। नतीजा हुआ कि जनता तो बुद्धिमान है, वोटर 303 से घटाकर 240 सीटें कर दे। तो दूसरी चीज़ ये संविधान की है। संविधान की जो मूल भावना है, फर्टिलिटी, आपसी भाईचारा, लिबर्टी। फर्टिलिटी फ्रांस के रेवोल्यूशन जो हुआ था उससे ली गई थी। लिबर्टी अमेरिका की जो सिविल वॉर हुई थी, और सोशलिज्म, समाजवाद, जो रशिया के जो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। तो 3 क्रांतियों का, जिनमें तीनों में बहुत खून खराबा हुआ, उसको मिला के एक अच्छा संविधान बनाया गया, जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड लिखित संविधान है। और दुनिया में जो भी अच्छे काम हुए उसको इसमें शामिल किया गया। इसमें फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 से 35 तक, मानव अधिकार और फंडामेंटल राइट्स, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो वो दिए गए। और आर्टिकल 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, एक नागरिक की ड्यूटी है। क्योंकि जब तक हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमें हमारा कोई अधिकार भी नहीं हो सकता। पहले ड्यूटी निभाएं, उसके बाद अधिकार की बात करें। तो ये चीज़ हुई। अगर हम देखते हैं तीसरी, जो क्या हुआ कि RSS बना था 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक। अब वो हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों के लिए जहर घोलता रहा समाज में, लड़ाने के लिए, वोट मांगने के लिए कि भाई हिंदू हमें वोट दे दे और मुसलमानों की हत्या करो, इनके अधिकार खत्म करो। वो जो उन्होंने जहर खोला था समाज में, उसका नतीजा 2024 में दिखाई देने लगा।
जगह जगह आरएसएस के मेंबर गैंटी फावड़ा लेके मस्जिद और कब्रिस्तान खोद के शिवलिंग ढूंढने लगे और ईसाइयों का चर्च खोदने लगे, उनके ग्रेवयार्ड खोदने लगे, सिखों के गुरुद्वारे खोदने लगे। निज्जर की हत्या करा दी नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसमें कनाडा में ताल्लुकात बिगड़ गए। और जो पन्नू था उसकी हत्या का कोशिश की, वो फेल हो गए, क्योंकि अमेरिकन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनकी इंटेलिजेंस तो इनकी गुरु है। तो इनके जो थे वेस्टर्न कंट्री से ताल्लुकात बिगड़ गए। उसके बाद ये कांड हो गया अडानी का, मोदी के दोस्त का। एनफोर्समेंट डायरेक्टर सीबीआई इनकम टैक्स को इस्तेमाल कर करके कंपनियां इसको बिकवाई आधे पौने कीमतों में। मोदी ने सारे हिंदुस्तान के उद्योगपति और बिजनेसमैन नाराज हो गए। करें क्या? वो तो एक एक गुरु, उनके भी अमेरिका में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उन्होंने उसके खिलाफ मुकदमे दायर करा दिया, अब जेल जाएगा। गौतम अडानी मोदी का दोस्त। और आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, उसने विल्मर जो है अपनी एक कंपनी को भेज दिया सिंगापुर की। अब कंपनियां बेचने की नौबत आ गई। तो उसे पता है वहाँ 300% जुर्माना लगना, पेनल्टी, जो रिश्वतें दी हैं इंडिया के अंदर। चीन ने जो ये पेटेंट का होता है उसकी कंप्लेंट की है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहाँ, उसमें भी पेनल्टी लगेगी। और चीन की वो जो मॉडलर उसके सोलर के पैनल होते हैं उसको मुआवजा देना पड़ेगा। और तीसरा जो एफडीआई है, जो वहाँ का फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है, उसमें इसको जेल की सज़ा होगी, कम से कम 3 साल की तो होगी। फिर वहाँ तो ऐसा सिस्टम है जैसे वो रजत गुप्ता का हुआ था, ये 2 साल की जेल की सज़ा, $5 मिलियन की पेनल्टी, और उसके बाद जो है उसको 3 साल हाउस अरेस्ट रखा, और उसके बाद उसे 2 साल उसके पाँव में कड़ा पहना दिया कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। कॉलर उसको बोलते हो, तो पाँव में डाल देते हो, जैसे पाजेब डाल देती औरतें, उसको ऐसे रखा गया। खैर जेल में बैठ के उसने तो किताब लिखी, पढ़ा लिखा आदमी था, बीटेक था आईआईटी दिल्ली का, और हार्वर्ड से उसने एमबीए किया था। मैकेंजीज कंपनी का सीईओ था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो वहाँ उसने बैठ के अपनी बायोग्राफी लिख ली, 2 साल जब जेल में था, मगर रेपुटेशन को डैमेज हुई। इसने उससे भी ज़्यादा, उसकी तो उससे जो थी, उसने जो था ये जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं, राजा राम होता था उसका दोस्त, शाम को उसने इनसाइडर इन्फॉर्मेशन उसको लीक कर दी थी। उसकी तो सजा यही थी, उसने किसी को रिश्वत नहीं दी, किसी को अमेरिका में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ठगा नहीं, एक पैसा नहीं ठगा उसने। ये कलकत्ते में इसका जन्म हुआ था, रजत शर्मा गुप्ता का, और राजा राम जो था चेन्नई से था। खैर जो हो गया सो हो गया। तो इसकी 2 दुर्गतियों से ज़्यादा होगी। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, आखिरी बात। ये जो आरएसएस ने जहर के पौधे लगाए, उसमें से नरेंद्र मोदी भी एक जहर का पौधा है। मोहन भागवत जो आजकल उसका आरएसएस का चीफ है, वो भी एक जहर का पौधा है। अब इन दोनों में लड़ाई लग गई। अगले साल 2025 के अक्टूबर से, दशहरे के दिन से उसकी 100 साल हो जाएंगे। तो अभी जो है 1 साल 10 महीने है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जो नरेंद्र मोहन है उसको ट्रोलिंग करना चालू कर दिया मोदी के चेलों ने। जो उन्होंने पौधे बोए थे जहर के, वही पौधे उनको काटने को आ रहे हैं, खा रहे हैं। जहर तो ऐसी चीज है। तो अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये खून खराबा ये करते रहे हिंदू मुसलमान का,
250 से ज़्यादा चर्च जला दी मणिपुर में, पता नहीं कितने आदमियों की हत्या की, कितनी औरतों को रेप किया, बलात्कार किया, कितनी औरतों को नंगा नंगा परेड कराया। उनके तो वीडियो आए हैं। मोदी चुप है क्योंकि वो आरएसएस के आदमी कर रहे हैं ईसाइयों के खिलाफ। और है, जिसको जो करना होता है करता है। मैंने पहले भी शायद 2 वीडियो में डाला था कि आरएसएस जो है 100 साल की बहुत आयु होती है, अपने मौत की तरफ चल पड़ा कि मोदी के पास गवर्नमेंट की मशीनरी है। और अमित शाह जो होम मिनिस्टर, जिसके अंदर में सारी पुलिस फोर्स है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, वो जैनी है, वो हिंदू नहीं है। वो आरएसएस का मेंबर भी नहीं था कभी, प्रचारक तो क्या मेंबर भी नहीं था वो। मोदी की तो पैदाइश ही आरएसएस ने की है, ये तो उसी का पैदा किया, वो झाड़ जंगाल है। तो जब आप जो है वो कहते हैं कि जो धर्म की पॉलिटिक्स करते हो तो एक अफीम है। जब एक दफे आदमी वो नशे की आदत पड़ जाती है, वो नशा ही उसको खा जाता है, वो वापस नहीं लौट पाता, नशेबाजी छोड़ नहीं पाता। तो उन्होंने मजहब की, धर्म की जो पॉलिटिक्स की है पिछले 99 साल में, ये आरएसएस और मोदी दोनों को खा जाएगी। ये तो जिन जो है बोतल से निकल के बाहर आ गया, अब जिन को आप वापस नहीं लौटा सकते। मोदी और ये मोहन भागवत पूरा जी जान से कोशिश कर ले पूरा आरएसएस, क्योंकि जो गुंडों की, बदमाशों की इन्होंने फौज खड़ी की 99 साल में, अब वो इन्हीं को खाएगी, आपको मुझे नहीं खाएगी। हम तो नहीं भले आदमी है। तो आज जो है जब 2024 का अंत कर रहे हैं, तो कल से 2025 चालू हो जाएगा। तो मैंने मोटी मोटी बात बताई। इस 2024 में तकरीबन मैंने 350 वीडियो बना के वॉइस किए हैं यूट्यूब पर, इस पे ट्विटर पर फॉरवर्ड किया, और बाद में आके मैंने फेसबुक पर भी किया, तीनों पर किया। पता नहीं कितने आदमियों ने देखा होगा। तो मुझे तो ये दिखाई दे रहा है ये कि जब अच्छा, ये सारी जो हिंसा हत्या है ये नॉर्थ इंडिया में हो रही है। अभी मैंने कल एक वीडियो डाला था कृष्णा गोदावरी वाला, वहाँ तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो बेसिन है वो नीचे समुद्र में डूब गया। 6 रिजल्ट स्केल का अर्थक्वेक आया था, जो मीडियम साइज का होता है, उसमें इतनी भयानक बात है। तो एक तो पता नहीं, अब कहते 8.8 और 8 से बड़ा अर्थक्वेक आएगा, तो ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों मिल जाएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा जो थाईलैंड की जो पूंछ है, साउथ थाईलैंड गल्फ से और अंडमान गल्फ में आने के लिए 145 किलोमीटर लंबी एक कैनाल बनानी है, शिपिंग कैनाल। तो उससे 600 माइल का जो समुद्री माइल जो होते हैं उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा, और शिपिंग का 3 दिन का ट्रेवलिंग टाइम कम हो जाएगा। ताइवान गल्फ से चाइना और जापान जो है सारे उसके साउथ ईस्ट एशिया के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रशिया का भी इंडिया आने के लिए शॉर्टेस्ट रूट होगा, उसको मलक्का गल्फ से होकर नहीं आना पड़ेगा। उससे ये जरूर है कि इंडोनेशिया का जो पोर्ट है और मलेशिया का जो पोर्ट है उनकी रेवेन्यू कम हो जाएगी, ये तो होती रहती है। और इंडिया तक आने के लिए 600 किलोमीटर जो है नॉटिकल माइल और 3 दिन का डिस्टेंस शिपिंग का, वो चाइना, रशिया, जापान सभी को उसका बेनिफिट होगा। पूरे साउथ एशिया
और साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक, जापान तो पैसिफिक में है, और रशिया, उसको हॉट वाटर रूट मिलेगा। आर्टिक रूट से जाने की जरूरत नहीं है यूरोप। यूरोप जा सकता है मगर इससे उसको कोई स्नो ब्रेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो हॉट वाटर में आ जाएगा, चाइना भी और रशिया भी। तो ये मुझे एक जोग्राफिकल बहुत बड़ा चेंज लग रहा है। मैंने कल वो जिपिंग का जो चाइना का प्रेसिडेंट है उनका एक देख रहा था वीडियो उनकी लाइफ पे। मैंने उसमें ये सजेशन भी दिया है कि जो थाईलैंड ने चाइना को ऑफर किया कि बोर्ड ये BRI जो उनका इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें इसको शामिल कर लिया जाए। एक छोटी सी कैनाल है, पनामा कैनाल, 3 स्टेज में उसको लॉक्स लगा के ऊपर उठाना पड़ता है शिप को। वो तकरीबन 90 किलोमीटर लंबी है, 85 या 90 किलोमीटर। और स्वेज कैनाल जो है वो 190 किलोमीटर लंबी है। ये तो खाली 45 किलोमीटर की है। जो टिप है वेस्ट पड़ी है थाईलैंड के लिए, उसकी इकोनॉमी बदल जाएगी। और जो शिप क्रॉस कर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए, यूज़र चार्जेस देने पड़ेंगे। और चाइना को, उसको, थाईलैंड को, दोनों को फ़ायदा होगा और सभी को फ़ायदा होगा एक छोटी सी शिपिंग कैनाल बनाने से। और इसमें यहाँ लॉक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि जो थाईलैंड गल्फ का लेवल है और नॉर्थ ऑफ अंडमान गल्फ का भी सेम सी लेवल है। कोई लॉक की जरूरत, सीधे शिप आए जाए। तो मुझे दिखाई देता है कि ये जोग्राफिकल चेंज होगा, हो जाना चाहिए 2025 में। इनकी मोदी की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की और मोहन भागवत की मारामारी चालू हुई बड़े पैमाने पर। जिनको इन्होंने बबूल के पेड़ बोए तो उनको आम थोड़ा मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। मोदी को भी, मोदी RSS की पैदाइश है ना, तो इनको कांटे मिलने, कांटे, नेल्स। तो ये होने वाला है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या है। 8 बज गए, अब रात के 4 घंटे बाद जो है नया साल चालू हो जाएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।